गांव वाली वर्सेस शहरी बहू की पार्टी ड्रेस। अरे देव जी, प्रतीक्षा करते हुए काफी देर हो गई। शारदा जी को बुला लीजिए। आपके यहाँ तस्वीर दिखाने के बाद एक परिवार में छेका करने जाना है। जी पंडित जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। देव जैसे ही कमरे में आते हैं, शारदा ब्लशर से मेकअप करते हुए। OMG, स्लीवलेस डिजाइनर साड़ी में मैं बॉम्ब लग रही हूँ। मेकअप भी मस्त किया है। शारदा, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज रखकर अब कपड़े पहना करो। 50 की उम्र में ऐसी ड्रेस तुम्हें शोभा नहीं देती। काम डाउन देव डार्लिंग, आई नो मैं इस डिजाइनर ड्रेस में जवान लग रही हूँ और तुम बूढ़े इसलिए जेलस हो रहे हो। भगवान तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जो मर्जी है पहनो। नमस्ते जी शारदा बहन जी। हेलो डार्लिंग पंडित जी, प्लीज डोंट कॉल मी बहन जी, कॉल मी शारदा। जी शारदा जी, ये देखिए लड़की की फोटो। अरे गुणवान संस्कारी दोनों है। पंडित जी, इसका ड्रेसिंग सेंस एकदम देहाती है, कुछ खास पसंद नहीं पड़ी। शारदा, इस लड़की में क्या खराबी है जो तुमने फोटो छांट दी? देव जी, मुझे ऐसी जाहिल गंवार बहू नहीं, बल्कि मेरी तरह फैशनेबल मॉडर्न क्लासी बहू चाहिए। पंडित जी, मुझे ये देसी लड़की नहीं जचने वाली। मैं अपने बेटे के लिए शादी.com पर रिश्ते देख लूंगी। आप जाइए, नमस्कार। बेवजह ही मेरा समय खराब कर दिया। पंडित जी भड़क कर चले जाते, तभी दोनों बेटे आते हैं। माँ, पंडित जी क्यों आए थे? बस तुम दोनों के लिए लड़कियों के फोटो दिखाने के लिए आए थे। माँ, वो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में ईशा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। वो मॉडर्न ईशा? वो तो मुझे भी पसंद है। चलो, अब केवल मुझे विवेक के लिए मॉडर्न बहू ढूंढनी होगी। शारदा, विवेक की शादी मैंने अपने गांव वाले मित्र हरिचरण की लड़की प्रज्ञा से पक्की कर दी है। तुम्हें बताया तो था। देव जी, वो दर्जी की बेटी हमारे शहर की रहन सहन में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। शारदा, विवेक की शादी प्रज्ञा से होगी और ये तय है। कुछ दिनों में शारदा गांव वाली शहर वाली बहू को शादी करवा कर ले आती है। सभी पड़ोसन गांव वाली के लहंगे की प्रशंसा करती हैं। शारदा बहन, तुम्हारी गांव वाली बहू का लहंगा बड़ा महंगा और सुंदर है। कितनी अच्छी जड़ी कढ़ाई की है। कितने में खरीदा है? पूरे 10 लाख में पड़ा है। बहन जी, अब जैसी भी है ये गांव वाली हमारे घर की इज्जत है, तो पहनावा ओढ़ना तो अच्छा करना पड़ेगा अपनी तरफ से। पर सुनने में आया था तुम गांव वाली बहू से बेटे की शादी करवाने के खिलाफ थी, तो फिर लाखों का लहंगा कुछ हजम नहीं हुआ। पड़ोसन कौशल्या की बात पर शारदा को मिर्ची लग जाती है। कौशल्या बहन, दूसरे के घर में क्या खिचड़ी पक रही है? तुम्हें तो केवल उसी में रहना है। तभी डिजाइनर लहंगे में खड़ी शहरी बहू टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए, ओह गॉड, इस आंटी और सासू माँ का लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है और यहाँ इस लहंगे में मेरा दम निकल रहा है। दक्ष, प्लीज सासू माँ को बोलो गृह प्रवेश करें। हाँ, बोलता हूँ बेबी। माँ, ईशा काफी थक गई है, गृह प्रवेश करवा दीजिए। शारदा एक साथ गांव वाली और शहर वाली बहू का गृह प्रवेश करवाती है। तब दोनों जोड़े कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शारदा शहर वाली ड्रेस को देने आती है। गुड मॉर्निंग ईशा। बहू उठ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी लाई हूँ। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी जी बेटी के लिए। भगवान तुम्हारी पहली रसोई है तो ये नेट की साड़ी बनवाई है, तुम पर खूब खिलेगा। ईशा साड़ी देखकर कमी निकालती है। मम्मी जी, ये नेट वाली साड़ी कितनी ओल्ड फैशन डिजाइन की है। ये 6 मीटर की साड़ी लपेट कर मुझे कुकिंग नहीं होगी। मैं कंफर्टेबल ड्रेस पहन लूंगी। अच्छा चल, कोई बात नहीं बहू, बाकी शाम को तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है तो उसमें पहन लेना। ओके मम्मी जी। शहर वाली मॉडर्न गाउन पहनती है, जबकि गांव वाली बहू सभ्यता से साड़ी पहनकर खाना बनाती है। देवरानी जी, चूल्हा पूजन करते वक्त सर पर पल्लू करना चाहिए। जेठानी जी, जाहिलपना तुम्हें सूट करता है, अंडरस्टैंड? दोनों पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाती हैं। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। ये लो तुम दोनों का नेक। थैंक यू पापा जी। गांव वाली बहू और ईशा बहू, शाम को रिसेप्शन पार्टी है तो तुम दोनों अच्छी ड्रेस पहनना, खास करके तुम गांव वाली बहू, मेरी नाक मत कटवा देना। नो वरीज मम्मी जी, मैंने अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर ली है। पार्टी में तो मैं ही छाऊंगी। शाम की पार्टी के लिए गांव वाली बहू कमरे में आकर सूटकेस खोलती है। मेरे पास तो एक भी महंगी डिजाइन वाली साड़ी नहीं है, क्या पहनूंगी? वैसे शाम होने में तो काफी वक्त है, मैं चाहूँ तो बॉर्डर लेस बिठाकर साड़ी को ठीक कर लूंगी। प्रज्ञा कुछ पैसे लेकर एक लेस की दुकान पर आकर सामान खरीद कर आती है, पर लगातार 3-4 घंटे बैठकर साड़ी पर बॉर्डर और लेस लगाती है।
फिलहाल के लिए कच्ची सिलाई लगा दिया, अब तैयार हो जाती हूँ। सासू माँ की चॉइस कितनी बकवास है, ये साड़ी एकदम थर्ड क्लास चीप है, मैं तो अपना गाउन पहनूंगी। शहर वाली बहू फैशनेबल कट गाउन ड्रेस पहनकर भर भर के मेकअप थोप कर आती है, वहीं गांव वाली बहू अपनी खुद की बनाई साड़ी में सादगी से सजकर बालों में गजरा कमरबंद लगा कर आती है। देखो तो कौशल्या बहन, शारदा बहन की गांव वाली बहू कितनी संस्कारी है। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बहू, तुम्हारे लहंगे की तरह तुम्हारी रिसेप्शन की साड़ी भी बहुत सुंदर है, खासकर इस नीली साड़ी पर ये व्हाइट कलर का लेस मैच लग रहा है। वैसे बहू किस बुटीक से डिजाइन करवाई है अपनी साड़ी? जी आंटी जी, मेरी खुद की कारीगरी है, वो सिलाई कढ़ाई सीख रखी है। प्रज्ञा की साड़ी की तारीफें सुनकर ईशा जल जाती है। मैंने इतनी महंगी 50,000 की ड्रेस पहनी है, फिर भी कोई भी भाव नहीं दे रहा। सारे इस गांव वाली के चारों तरफ मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं। तभी ईशा की सास उसके पास आती है। ईशा बहू, ये रिसेप्शन पार्टी मैंने खास तुम्हारे लिए रखवाई है और तुम यहाँ सबसे दूर खिंची खिंची खड़ी हो, जाकर सबसे मिलो जुलो। मम्मी जी, मेरा मूड नहीं है, सबको आपकी गांव वाली बहू का ड्रेस पसंद आया है। अरे ईशा बहू, तुम्हारी पार्टी ड्रेस ज्यादा अच्छी है, अब खुश हो जाओ। कुछ ही देर में रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। तभी ईशा चैलेंज करते हुए, जेठानी जी, तुम्हारे मन में तो आज लड्डू फूट रहे होंगे, सबने तुम्हारे सस्ते से ड्रेस की तारीफ जो कर दी, पर याद रखना अगली बार सारी सुर्खियां मैं बटोरूंगी। भगवान करी तुम्हारी इच्छा पूरी हो ईशा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा के पास उसकी सहेली डिम्पल का कॉल आता है। हेलो शारदा डार्लिंग, कैसी हो तुम? सास बन गई और हमें बुलाया भी नहीं। अभी 2 दिन पहले ही तो रिसेप्शन पार्टी रखी थी, तुम आई नहीं। वो एक्चुअली मैं और कामिनी गोवा गई थी। ऐसा करो तुम अपनी फैमिली में किटी पार्टी रख लो, इसी बहाने बहू से भी मिलना हो जाएगा। ये सही है, 2 दिन बाद रखते हैं किटी पार्टी। डन डार्लिंग, बेबी। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय और पनीर ब्रेड। अरे ओ जाहिल गंवार कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार समझाया ना कि मेरी चाय में मलाई मत डाला कर, मैं डाइटिंग पर हूँ। माँ जी, ये मलाई बिल्कुल खराब नहीं करेगी। ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़। और हाँ, 2 दिन बाद मैंने घर में किटी पार्टी रखी है, तो कोई अच्छी सी ड्रेस ले लियो, हर बार की तरह ये 6 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना। तभी ईशा उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, मम्मी जी, बेचारी मेरी जाहिल जेठानी जी को ड्रेसिंग टेस्ट का तो पता ही नहीं है। बहू, ये गंवार बहू मेरी किटी पार्टी में नाक कटवाए, तू अपनी कोई रिजेक्ट ड्रेस इसे दे देना, पहन लेगी। ओके मम्मी जी, वैसे भी एक बार पहनने के बाद मैं कोई ड्रेस रिपीट नहीं पहनती, रिजेक्ट कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए शहर वाली बहू अपने अमीर होने का शो ऑफ करके दिखाती है। तभी प्रज्ञा स्वाभिमान को चुनते हुए कहती है, देवरानी जी, मुझे तुम्हारी ड्रेस नहीं चाहिए, मैं अपने लिए खुद से ड्रेस बना लूंगी। सोच लो जेठानी जी, तुम एक मामूली सी दर्जी हो, कोई डिजाइनर नहीं जो एक दिन में ड्रेस डिजाइन कर लो की। इंसान तो सब कुछ कर लेता है। आंखों में आंसू लेकर गांव वाली बहू कमरे में आती है। माँ जी सच कहती है, मैं उनकी शहरी रहन सहन में बिल्कुल मेल नहीं खाती हूँ। प्रज्ञा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर से कुछ कहा? विवेक जी, कल माँ जी ने घर में किटी पार्टी रखी है और मेरे पास पहनने के लिए कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। पता नहीं सब क्या पहन कर आएंगे। ऐसा करो, एक बार तुम 1 पीस ट्राई करके देखो, अच्छी लगेगी। इंसान को सब कुछ पहनना चाहिए। विवेक जी, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये 1 पीस होता कैसे है। विवेक अपने फोन में प्रज्ञा को 1 पीस ड्रेस दिखाता है। ये ड्रेस तो मैं खुद से बना सकती हूँ। थैंक यू विवेक जी, ये सही रहेगा, इसका कपड़ा मक्खन जितना मुलायम है। प्रज्ञा फोन में देख कर कटिंग करके ड्रेस बनाती है। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू, कल जब मैं इस एक्सपेंसिव कट पीस गाउन को पार्टी में पहनूंगी तो मेरी तारीफ होगी। जितनी मर्जी पापड़ बेल लो मेरी गांव वाली जेठानी, इस बार मैं तुमसे फेल नहीं होने वाली। अगले दिन दोनों अपनी ड्रेस पहनकर किटी पार्टी में आती है। गांव वाली बहू सबको स्नैक्स परोसती हुई, आंटी जी खाइए ना, मैंने आप सबके लिए समोसे कचौरी बनाई है। शारदा, तुम्हारी गांव वाली बहू तो बहुत ही कामकाजी और गुणवान है। हाँ है तो, लेकिन तुम्हें मेरी शहर वाली बहू बहुत ज्यादा पसंद आएगी। शारदा को अपनी शहर वाली बहू को तवज्जो देते देखकर बेचारी गांव वाली का मन टूट जाता। तभी हाथों में शराब की बोतल और ग्लास लिए ईशा आती है। हेलो डार्लिंग आंटीज, ये देखिए मैं सबके लिए स्कॉच ड्रिंक लाई हूँ। ईशा की खराब ड्रेस देखकर किटी पार्टी में आई सारी औरतें थू थू करने लगती हैं। तौबा तौबा शारदा बहन, तुम्हारी शहर वाली बहू तो जरूरत से ज्यादा ही बेशर्म है। देखना क्या पहना है, पैर दिख रहा है।
और तो और ये शराबी भी है, हाय हाय। शारदा अपनी सहेलियों के आगे बहुत शर्मिंदा होती है और उनके जाने के बाद ईशा को खूब खरी खोटी सुनाती है। ईशा बहू, मुझे तुमसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे तमाशा बनाओगी। तुमसे लाख गुना गांव वाली बहू अच्छी है, जिसने मेरी हर पार्टी में इज्जत रखी अब तक। पहली बार शारदा अपनी गांव वाली बहू की ड्रेस की सराहना करती है, जिसके बाद शहर वाली भी अपने पहनावे को सही कर लेती है। सरोज की 3 बहू थी, सविता, रजनी, पिया, जो कि हाल फिलहाल 1 हफ्ते पहले ही शादी करके आई थी। तीनों रसोई में खाना पका रही थी कि दीवार की पपड़ी कढ़ाई में गिर जाती है। ए भगवान, ये तो सारी सब्जी बर्बाद हो गई। कितनी सीलन हो रही है। सिर्फ सीलन नहीं दीदी, सारा रेनोवेशन ही करवाना पड़ेगा। तभी सास रसोई में आती है। क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? देखिए ना माँ जी, इतने प्यार से मैंने आप सबके लिए शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन अब वो शाही पापड़ी की सब्जी हो गई है। दीवार झड़ रही है और आप जानती है ना, 2 दिन पहले अचानक से बारिश हुई थी तो टपकन भी हो रही थी। माँ जी, क्या फायदा आपके इतने अमीर होने का? कैसी किचन है आपकी? मेरी मॉम ने बहुत अच्छे मॉड्यूलर किचन बनवा रखी है, इतनी अच्छी रैक है, सारा सामान एडजस्टेबल है। और आपकी किचन की दीवार देखो। नई बहू ऐसी रसोई में खाना बनाती है क्या? वही तो मैं भी बोलना चाहती थी, पर बोली नहीं। ऐसी किचन तो मुझे भी नहीं बर्दाश्त। माफ करना बहू, शादी के चक्कर में रसोई पर ध्यान ही नहीं गया और रसोई की रेनोवेशन रह गई, जबकि हमने पूरे घर में रेनोवेशन करवाई है। कोई बात नहीं, सारे स्टोर रूम में भी भरे हुए हैं सामान से। तुम कुछ समय के लिए तीनों बहू छत पर रसोई बना लो। वैसे भी अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, वो तो अचानक से ही 2 दिन पहले बारिश हुई थी। पर तुम खाना बना लो जब तक मैं यहाँ का रिनोवेशन का काम शुरू करवाती हूँ। भाभी, बहुत भूख लग रही है, आपने कुछ बनाया नहीं है क्या? अरे कहाँ से बने इस घटिया रसोई में? अब माँ जी हमें ऊपर रसोई बनाने को कह रही हैं। सारा सामान ऊपर ले जाना पड़ेगा, अप डाउन करने पड़ेंगे। डिम्पल, खाना बनाने में टाइम लगेगा, जब तक तुम जूस पी लो। और रजनी, टिया, तुम दोनों मेरे साथ रसोई का सामान ऊपर ले चलो। हम क्यों ले जाए? हम कोई नौकर नहीं है जेठानी जी। आप गरीब घर से आई हो तो ये सब काम आपको शोभा देता है, हमें नहीं। अरे ये मैंने इसलिए बोला था कि खाना जल्दी बन जाए। सब लोग बहुत भूखे हैं, खाना दोबारा से बनाना पड़ेगा। आटे में भी मिट्टी चली गई है, दोनों नौकर बाहर गए हैं। ओके, मैं उठा लेती हूँ। ये कहकर टिया बस मसाला दानी का डिब्बा छत पर ले जाती है। वहीं रजनी और सविता रसोई का बाकी का सामान लेकर छत पर जाते हैं और सविता वहां की अच्छे से धुलाई करके टेबल लगाकर चूल्हा सिलेंडर रख देती है। तभी थोड़ी थोड़ी तेज हवा चलने लगती है। ओ माय गॉड, कितनी तेज हवा आ रही है और अभी तो धूप भी है। कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है मौसम और हवा का। बात तो ठीक हो रही है, लेकिन खाना यहाँ भी खराब हो सकता है, इसीलिए टीन डालनी पड़ेगी। जल्दी करो, ये लगवा दो। तब तीनों बहुएं टीन और बैम्बू की मदद से रसोई खड़ी कर लेती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। टिया, सलाद काट दो और रजनी तुम पूरी बना दो, मैं छोले बना रही हूँ। सलाद काटना तो ठीक था, पटिया कर लेगी, लेकिन मुझे पूरी बनाना नहीं आता। आड़ी टेढ़ी पाकिस्तानी में आपका बना दूं तो आप बोलना मत। ठीक है, मैं छोले चावल बना रही हूँ, पूरी भी बना देती हूँ, तुम बस तल लेना। तब तीनों बहू मिलजुल कर काम करने लगती हैं। वहीं नीचे रसोई का रेनोवेशन चालू हो जाता है और छत पर सास ससुर आ जाते हैं। अरे बहू, तुम तीनों सकुशल खाना तो बना पा रही हो ना ऊपर की रसोई में? अच्छा तो नहीं लग रहा पापा जी। नई बहू छत पर टीन में खाना बना रही है, पर क्या करी, मजबूरी है। कुछ दिनों की बात है बहू, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे खाने में क्या बनाया है? खुशबू आ रही है। वो पापा जी, मैंने पूरी कचौड़ी छोले चावल बनाए हैं। अरे वाह बहू, जल्दी बनाकर नीचे ले आओ, भूख लग रही है। वैसे भी 2 घंटे खाना लेट हो चुका है। जी पापा जी, ला रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों बहू घर वालों को खाना खिला देती हैं, लेकिन रसोई को सिर्फ घर की बड़ी बहू सविता ही संभालती है। अब क्योंकि वो गरीब घर से थी तो चूल्हे पर काम करना, घर को संभालना उसे बखूबी आता था। फिर शाम को तीनों बहू खाने की तैयारी करती हैं। तेज आंधी तूफान तभी आने लगता है जिससे टीन उड़कर टूट जाती है और तिरपाल इधर उधर उड़ने लगता है। हवा से सारे बर्तन गिर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा आंधी तूफान आ रहा है? सब बर्बाद हो गया, सारे बर्तन गंदे हो गए, टीन भी गई। हे भगवान, इतनी जोर की आंधी, हमें अपनी रसोई को बचाना होगा। रजनी, मेरी मदद करो। मेरी आंखों में धूल जा रही है, मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दीदी, आप दोनों अपने आप कर लो, कहीं मैं उड़ गई तो। ओ टिया की बच्ची, तू तो ना पापा की परी है, और ना ही पतली सूखड़ी डंडी जो हवा में उड़ जाएगी। काम करने से बच मत। टिया साइड हो लेती है। वहीं दोनों बहू रसोई बचाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं अकेले कितना संभालूं? रजनी, टिया पकड़ो, तिरपाल उड़ रहा है। दीदी, इतनी आंधी तूफान में मैं क्या क्या संभालूं? रहने दीजिए और आप भी इधर आ जाओ।
अरे मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? किसी भी वक्त बारिश आ सकती है और रात का खाना भी तो तैयार करना है। हम तीनों के पति आने वाले हैं, वो भूखे पेट थोड़ी रहेंगे। और नीचे की रसोई भी अभी ठीक नहीं हुई है, आज पहला दिन है। यहाँ से दोनों बहू सविता को अकेला छोड़कर चली जाती हैं और वो तूफान में अकेले ही सामान को पकड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं नीचे सास ससुर को तेज तूफान आंधी का पता चल जाता है तो वो छत पर आते हैं और सविता की सामान रखने में सहायता करते हैं। इतने में बारिश आ जाती है। बहू, अरे बहू तुम ठीक तो हो? कितनी तेज आंधी तूफान आ गई। जब दोनों बहू चली गई तो तुम क्यों नहीं गई? पापा जी, रसोई का सारा सामान अकेले छोड़कर कैसे चली जाती? कितनी हवा चल रही है और खाना बनाने की तैयारी करनी है। तैयारी करनी है बहू, लेकिन इतने आंधी तूफान और बारिश में अब खाना कैसे बनेगा? मैं राघव से बाहर से खाना ऑर्डर करवा लेती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही बना लूंगी। आप बस थोड़ा सा ये रसोई खड़ी करवा दीजिए। तब सास ससुर खुद भीगकर बहू के साथ वापस बैम्बू और टीन रखवाकर रसोई सेट करवाते हैं। जिसके बाद आंधी तूफान और बारिश तो थोड़ी बहुत सविता को परेशान करती ही है और वो सारे बर्तन दोबारा साफ करके खाना बनाना शुरू करती है। बहू, तुझे अकेले करने का मन नहीं कर रहा तो अकेले खाना कैसे बनाएगी? माँ जी आप चिंता मत करो, दाल चावल मैंने बिठा दिए हैं, थोड़ी देर में खाना बच जाएगा। आप दोनों भीग गए हो, जाओ कपड़े बदल लो। हे भगवान, जल्दी से नीचे रसोई का काम हो जाए, वरना बहुएं ऐसे परेशान होकर आंधी तूफान में कब तक खाना बनाएगी। मुझे तो लगता नहीं है टिया और रजनी बहू इसका साथ भी देंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोनों सास ससुर कपड़े बदलकर रसोई को देखने जाते हैं। अरे भाई, ये रसोई का रेनोवेशन का काम कब खत्म होगा? साहब, अभी तो कपड़े उतार कर नई पीओपी लगाकर पेंट होगा और इसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। रसोई छोटी है थोड़ी और सूखने का टाइम भी चाहिए। वैसे भी अब मॉनसून शुरू हो चुका है। हे भगवान, मतलब रोज रोज बारिश हो सकती है और ऐसे में बहू पर खाना कैसे बनाएगी? रोज आंधी तूफान आ सकता है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे भाई, तुम ये काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। मेरी बहू आंधी तूफान में कब तक खाना बनाएंगी? जी, कोशिश करते हैं। कमलेश अपने कमरे में चला जाता है और सरोज रजनी के कमरे में जाती है जहां टिया उसके साथ ऑनलाइन गेम खेलती है। अरे दीदी, अच्छा मौसम हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ बाहर से बर्गर ऑर्डर कर लो, मजे से खाएंगे। खाने की बात छोड़ दे, मैं तेरी ऑनलाइन गोटी काट दूंगी। ओहो, फिर से मेरा ध्यान भटक गया। मुझे खाने की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ तुम दोनों मजे से बैठी हो और ऊपर आंधी तूफान में बारिश में बड़ी बहू खाना बना रही है। क्या तुम दोनों का कोई फर्ज नहीं है आंधी तूफान में रसोई संभालने का? सारा काम वही करे। पहले ही दिन तुमने उसका साथ छोड़ दिया, वो भी तुम दोनों की तरह नई बहू है। हाँ माँ जी, हम दोनों की तरह नहीं है, लेकिन हम दोनों की तरह अमीर बहू नहीं है। अगर वो भी अमीर होती तो हमारे साथ बैठकर खेल रही होती और आप लोगों का खाना नहीं बन पाता। अच्छा है ना, वो गरीब घर की संस्कारी बहू आप लोगों को आंधी तूफान में खाना बना कर दे रही है। हाँ, हमारी तो बस की वो भी नहीं है। क्या बात कही टिया तुमने, माँ जी इस बात से मुकर भी नहीं सकती। तुम लोगों से कहना ही बेकार है। तब सरोज चली जाती है। कुछ देर बाद सविता कपड़े बदलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब जाकर सब लोग खाना खा पाते हैं और छींक देती है। अच्छा अच्छा। सविता, तुम आज बारिश में भीग रही थी क्या? इतना जुकाम कैसे हो गया? अरे बेटा, भीग नहीं रही थी, ऊपर आंधी तूफान में रसोई बनाकर खाना बनाकर लाई है, इसलिए उसे जुकाम हो गया। ऊपर क्यों बनाया खाना? नीचे रसोई में बनाना था ना। अरे बेटा, शादी के चक्कर में रसोई पर ध्यान ही नहीं गया। रसोई में भी रेनोवेशन होना था और वो हुआ नहीं, तो आज से वही काम शुरू हो गया। लेकिन 1 हफ्ते तक बहुओं को ऊपर ही बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अगली बार भीगना मत, ध्यान से बनाना। हाँ भाभी, और आपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला दो, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी शादी हो जानी है, फिर तो मुझे ही अपने ससुराल की रसोई में बनाना पड़ेगा। डिम्पल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 3 भाभी है ना, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सविता को ऊपर आंधी तूफान में ही सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है, जबकि दोनों बहू ना के बराबर काम करती हैं। यह सिर्फ काम करने का ढोंग करती हैं। एक दिन सरोज, अरे सविता, रजनी, टिया बहू, तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने 21 व्रत करने का प्रण लिया था और वो मेरा 21वां व्रत कल पूरा हो गया। इसके उपलक्ष्य में आज मंदिर जाकर पूजा करनी और प्रसाद का भोग लगाना है, तो मंदिर चलो। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, जो जो मंदिर से जुड़ी सामग्री है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी, आंधी तूफान का मौसम भी चल रहा है और बीच बीच में उमस भी हो जाती है। गर्मी की तो मैं 1 पीस पहन लूं। बहू, दिमाग खराब है? हम मंदिर जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं, इसीलिए अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होना। ओके माँ जी।
तब चारों सास बहू तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहां माता रानी की पूजा करती हैं। पूजा संपन्न होने पर पंडित जी जय कारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बहन जी, आपने जिस संकल्प से माता रानी के 21 व्रत रखे थे उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आप माता रानी के लिए भोग बनवाकर उसका वितरण करें। पंडित जी, अब बनाने की क्या जरूरत है? मैं हलवाई वाले से अभी 5 किलो मिठाई मंगवा लेती हूँ, उनका भोग चढ़ा देंगे। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भूल गई आपने व्रत करने का संकल्प क्यों लिया था? क्योंकि आपके सुख समृद्धि पर ग्रहण लगा हुआ था। बेटों की शादी नहीं हो रही थी, ना बेटी के लिए रिश्ता आ रहा था, और बीच में आपकी तबीयत भी खराब थी। ये सब ठीक करने के लिए आपने व्रत रखा था, और इसमें भोग भी आपको स्वयं अपनी रसोई से बनवाना था, ताकि घर की सारी नकारात्मकता माता रानी भोग लगाते ही सकारात्मक कर दें। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर से भोग बनाकर लाती हूँ। जा बहू, जल्दी से घर पर जाकर भोग बनाकर ले आ। जैसे ही सविता मंदिर की पहली सीढ़ी उतरती है तभी तेज आंधी तूफान आने लगता है। बिजली गड़गड़ाने लगती है, मंदिर की सारी घंटियां बजने लगती हैं। ये भगवान, ये कैसा अपशगुन है? बहू अब घर कैसे जाएगी? ओप्पो माँ जी, आप कितना ड्रामेटिक हो रही हैं। आंधी तूफान आए, कोई बाढ़ नहीं। नहीं नहीं, ये कोई अपशकुन नहीं है, ऐसा मत सोचिए। माँ जी, मैं कैसे जाऊँ? बाहर इतना तगड़ा आंधी तूफान आ रहा है कि ऐसी आंधी में मैं घर तक नहीं पहुँच सकती, और भोग बनाना भी जरूरी है। अब क्या करूँ? लगता है आज भोग नहीं बन पाएगा। पंडित जी, ये भोग हम कल बनाकर दे सकते हैं? अगर ये काम आज नहीं हुआ तो घर पर विपदा आ जाएगी। मेरे पास एक तरीका है माँ जी, हम यहीं पर ही भोग बनाएंगे। मैं सामान लेकर आती हूँ। पंडित जी, आप बस किसी तरह बर्तन का इंतजाम कर दीजिए। तुम चिंता मत करो बेटी, बर्तन तुम्हें मिल जाएंगे। ये भंडारे के बर्तन पड़े हैं। जाओ बेटी, तुम दोनों निकलवा दो। तब पंडित दोनों अमीर बहू को स्टोर रूम में ले जाता है, जहां दोनों को धूल मिट्टी के बीच बड़े बड़े थाल पतीले लेकर आने पड़ते हैं। वहीं सविता आंधी तूफान से लड़ते हुए दूर के किराने की दुकान पर पहुंचती है और पन्नी में रख भोग की सामग्री, मेवे इत्यादि लेकर मंदिर पहुंचती है। माँ जी, मैं आ गई। मंदिर के परिसर में भी आंधी तूफान आ रही है। अब हमें यहीं बनाना होगा, और कोई जगह भी नहीं है। बहन जी, अब तो इस पुण्य का फल तभी मिलेगा जब आपकी तीनों बहू साथ में भोग बनाएंगी। व्हाट? पंडित जी, आपको दिख नहीं रहा कितनी आंधी तूफान बारिश आ रही है? ऐसे में तो हमने अपने घर पर भी खाना नहीं बनाया, यहाँ कैसे भोग बनाएंगे? यस माँ जी, टिया इज राइट। देखो, हमें अपने घर के लिए करना ही होगा। मैं जल्दी से ईंट रखती हूँ, लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। रजनी, तुम प्रसाद भूनने की तैयारी करो, और टिया तुम मेवे काट दो। हे माता रानी, मेरा व्रत सफल कराना। आंधी तूफान में सविता ईंट रखकर बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, जिससे तेज हवा की वजह से बार बार आग बुझ जाती है। हे माता रानी, हमारा साथ दीजिए ताकि भोग बन जाए। दुर्गे मैया की जय। माता का नाम लेकर सविता माचिस से लकड़ियों में आग लगाती है। तब आग लग जाती है। आसपास गत्ता रख देती है जिससे हवा न जाए। अब चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें घी डालकर सूजी भूनती है। हे भगवान, ये काम करना कितना मुश्किल। इतने बड़े पतीले में मेरा हाथ नहीं चला, मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं। जेठानी जी, आप खुद कर लो। हाँ, और मुझसे भी ये मेवे काटे नहीं जा रहे हैं। अभी मेरा हाथ कटते कटते बचा है। जेठानी जी, इस आंधी तूफान की रसोई में आप खुद काम कर लीजिए। वैसे भी हम दोनों हाथ लगा चुके हैं। ऐसे समय में भी इन दोनों बहू का साथ नहीं देना, जबकि साफ साफ पंडित जी ने कहा था कि तीनों बहू के हाथ से भोग बनना चाहिए इन्हें। तो बाद में मैं देखूंगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। आखिर घर की सुख समृद्धि का सवाल है, हमारे पति की जान का सवाल है, माँ जी की तबीयत का और दीदी की शादी का। तब सविता अकेले आंधी तूफान में भोग की तैयारी करती है और फिर मेवे दूध डालकर बनाती है, जिससे बीच बीच में तेज आंधी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कर सकती हूँ, इस भोग को जरूर बनाऊंगी। तेज आंधी तूफान में मंदिर की घंटियां और तेज तेज बजने लगती हैं। वहीं सास और पंडित सविता बहू के साहस को देख रहे थे कि कैसे एक बहू आंधी तूफान में भी भोग बनाने निष्ठापूर्ण कर रही है। फिर भोग बन जाता है, जिसे सास और बहू माता रानी को भोग लगा देते हैं। तब बारिश कम होती है। माता रानी की कृपा से आपका संकल्प पूरा हुआ बहन जी। अब बारिश भी कम हो गई है। आप चाहो तो घर के लिए निकल सकते हो। और सच कहूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। इतनी बारिश में सामान लेकर आई और भोग बनाया, ये कोई मामूली बात थोड़े है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मुझे लगता था मां अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है इस पर, लेकिन आज माता रानी का आशीर्वाद भी साक्षात देख लिया। व्हाटएवर, माँ जी ड्राइवर आ गया, हम सबको लेने चलिए। तब तीनों बहू और सास गाड़ी में बैठकर वापस आ जाते हैं। अरे तुम सब भीगे हुए क्यों हो? क्या बात है? और इतनी लेट क्यों घर आई? मैं कब से परेशान हो रहा था।
अजी आज इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कि घर भी नहीं आ सकते थे, ना फोन चला और प्रसाद घर से ही बनाकर ले जाना था। फिर वहीं पर बहू ने किसी तरह भोग बनाकर माता रानी को भोग लगाया, इसलिए समय लग गया। मुझे खुशी है तुम्हारा व्रत सफल हुआ, सब आराम कर लो। तब सब अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आराम करते हैं। वहीं एक दिन फिर सविता को रसोई में छत पर आंधी तूफान में अकेले खाना बनाना पड़ता है और 2 दिन बाद उनकी नीचे की रसोई की सारी रेनोवेशन हो जाती है। तब सविता नीचे खाना बनाती है, मगर दोनों बहू ना के बराबर काम करती हैं और एक दिन तो बाहर से खाना ही ऑर्डर करके घर वालों के लिए मंगा लेती हैं। रजनी बहू, ये कैसा खाना था? हमें बिल्कुल भी बाहर का ऑर्डर किया खाना पसंद नहीं, फिर भी आज खा लिया, दोबारा मत मंगवाना। टिया बहू, अब तुम कल खाना खाओगी। तुमसे आंधी तूफान में ऊपर खाना नहीं बन रहा था ना, अब तुम बनाकर लेकर आना। मैं और खाना, आज रात का जितना भी खाना बचा हुआ है ना, उन सब में तड़का लगाकर कल यही खिलाऊंगी आप लोगों को। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बना दूंगी। अगली सुबह टिया रात की दाल को दोबारा फ्राई कर देती है और रात के आटे की रोटी बनाकर खिला देती है। सिर्फ चावल ताजा बनाकर परोस देती है। तब पति रोटी खाकर, छी टिया, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? रोटी इतनी खट्टी क्यों लग रही है? हाँ गौरव, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये दाल तो कल रात वाली है। अरे भैया, कल रात वाली नहीं है, वो मैंने दोबारा से काली मसूर की दाल बना दी है, मेरा खाने का मन कर रहा था। अरे ये रोटी इसीलिए खट्टी लग रही है क्योंकि आटा खराब हो गया होगा। टिया, कहीं तुमने रात के आटे की तो रोटी बनाकर नहीं खिला दी हमें? दीदी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं बासी चीज क्यों खिलाऊंगी अपने घर वालों को? आप ये कहना चाहती हो ना कि दाल और रोटी मैंने बासी दे दी? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने जो आटा लगाया था वो कल रात के आटे से बदल गया, इसीलिए आप सबको रोटी का ऐसा स्वाद आ रहा है। मैं कितनी बेकार हूँ, एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ गलती से हुआ। गलती से कुछ नहीं हुआ, ये सब चालाक टिया की करतूत है ताकि खाना ना बनाना पड़े, और कल रात का ही बॉसी खाना दे दिया। कोई बात नहीं बहू, अगली बार से ध्यान रखना। सविता भाभी, बहुत भूख लगी है, ये तो खा नहीं सकते हैं, अब आप ही कुछ बना दो। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खिचड़ी बनाकर लाती हूँ, जल्दी बन जाएगा और आप सबका पेट भी भर जाएगा। तब सविता सब लोगों के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है और उन्हें खिला देती है। दोनों अमीर बहू कभी कभार ऐसा ही करती थी, कभी बाहर से खाना ऑर्डर तो कभी बासा खाना खिलाती थी। लेकिन ऑर्डर वाली बहू का आंधी तूफान में भी ऑर्डर घर नहीं आता था। और फिर डिम्पल की शादी की तैयारियां शुरू होने लग गई। वाटिका में तीनों भाई सजावट और खाने की देखरेख कर रहे थे। तीनों भाभी दुल्हन की तरह अपनी नंद को सजाकर बैंक्वेट में ले जाती हैं, जहां पर वर और वधू की वरमाला होती है। वाह माँ जी, देखिए तो दीदी कितनी खुश है युवराज से शादी करके। हाँ बहू, अरे मैं कह रही थी, देख केटर्स वालों ने शादी का खाना तैयार किया कि नहीं। जी माँ जी। सविता जैसे ही खाना चेक करने जाती है तो देखती है कि बाहर आंधी तूफान इतना तेज आता है कि केटर्स का सारा बनाया हुआ खाना बर्बाद हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पूरी उड़ गई। अरे आसपास का सारा सामान तितर बितर हो रहा है। अरे सब बर्बाद हो गया, जितना खाना बनाया था सब में आंधी तूफान की वजह से मिट्टी घुस गई। अरे अब क्या होगा? सारा आटा भी बेकार हो गया, दोबारा खाना कैसे बने? और हमारी मेहनत भी गई। अरे आप लोग ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? सामान समेटिए ना, आज मेरी नंद की शादी है, मुझे माँ जी और उनको बताना होगा। तब सविता फोन करके अपने घर वालों को वहां बुलाती है। ये देख सरोज अपना सिर पीटने लगती है। ए भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में मेहमान लोग खाना मांगेंगे और सारा खाना बर्बाद हो गया। हे ईश्वर, हम तो लड़की वाले हैं, भूखे पेट लड़के वालों को क्या किसी को नहीं भेज सकते? अब लोग कैसे कैसी बातें बनाएंगे? गौरव, विशाल, राधा, बेटा कुछ तो करो। देखिए, हम लोग आपको राशन का सामान लाकर दे रहे हैं, आप किसी तरह खाना बनाना शुरू कीजिए, इज्जत का सवाल है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, माफ कीजिए, इतने आंधी तूफान में हम दोबारा से खाना नहीं बना सकते, और वैसे भी हमें किसी और पार्टी में भी टाइम से खाना बनाकर वहां जाना था, वहां नहीं पहुंचे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम आपको और पैसे दे रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बात पैसे की नहीं है, जगह की है। इस आंधी तूफान में कहाँ खाना बनेगा? और भी शादी हो रही है इस बैंक्वेट में, और हमें ऊपर का छत दे दिया, अब यहाँ खाना कैसे बनेगा? थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। भाई साहब प्लीज रुकिए, ऐसे मत जाइए। तब सारे केटरर्स चले जाते हैं। कमलेश अपनी पगड़ी उतार कर रोने लगता है। बेटे संभालने की कोशिश करते हैं और दोनों बहू तमाशा देखती हैं।
अब हमारी बदनामी होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तो लड़की वाले, ऊपर से खाना भी तैयार नहीं, और ये आंधी तूफान में तो जान ले रखी है इस मॉनसून में। अब आखिरी समय पर हलवाई वाले कहाँ से लाएंगे, वक्त भी नहीं है, मेहमान के खाने का इंतजाम करना है। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आज का खाना बनाऊंगी। टिया रजनी मेरा साथ दे दो, और आप में से 2 भाई पापा जी आप वहाँ चले जाइए, वरना दीदी और लड़के वालों को पता चल जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी। आप जाइए। ठीक है बेटा राघव, तू सामान लाकर दे बहू को। माँ जी हम इतने सजे लदे तैयार होकर खाना कैसे बनाएंगे? हाँ माँ जी, तूफान में मुझसे खाना बन भी नहीं पाएगा। अब तो जानती है मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। बहू तुम मदद तो करवा सकती हो। माँ जी वहाँ गेस्ट अकेले हैं, वो किसी बहू के बारे में पूछेंगे तो मैं जाती हूँ। तभी बहाना लगाकर दोनों बहू शादी में चली जाती हैं। वहीं सविता तेज आंधी तूफान में बिखरे राशन को समेटती है। सरोज किसी तरह घर के 3-4 नौकर को बहू की मदद के लिए बुलाती है, जिससे सविता अकेले रोज आंधी तूफान में खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब लड़के वाले सरोज के हाथ का खाना खाते हैं तब बहुत खुश होते हैं। सरोज जी, आपने केटर्स कहाँ से मंगवाए थे? बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ सरोज जी, हम लड़के वाले बहुत खुश हैं आपके यहाँ का अच्छा खाना खाकर। जी, हम सच बोले तो ये किसी केटरर का काम नहीं है, बल्कि हमारी बड़ी बहू के हाथों का खाना खा रहे हैं आप। केटर्स तो आंधी तूफान में खाना बिगाड़ कर चले गए, लेकिन फिर बहू ने सारा खाना तैयार किया, वरना आज हमारी नाक कट जाती। सविता भाभी, मैंने आपको शुरू से ही देखा, आप खाना बनाने से कभी पीछे नहीं हटी, और आज भी आंधी तूफान में आपने खाना बनाकर मम्मी पापा की इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। हाँ बहू, अरे ये तो मेरा फर्ज था। हाँ बहू, तुम्हारा फर्ज तो था, पर तुम्हारे साथ इन महामूर्ख दोनों बहू का भी फर्ज था, जो इन्होंने निभाया नहीं। शर्म करो तुम दोनों, ना पूजा पाठ में काम आए, ना घर वालों को खिलाने में, और ना ही अपनी नंद की शादी में। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, इतनी जरूरी वक्त में भी हमने दीदी का साथ नहीं दिया, लेकिन आपसे हम दीदी की तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ माँ जी। तभी डिम्पल की विदाई हो जाती है और दोनों बहू को भी अकल आ जाती है, जिससे वो घर में खाना बनाकर खिलाना शुरू करती है।